नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें और साथ ही आपको इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल देते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों का अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं। भूपेश शर्मा है, टेक्निकल एक्सपर्ट है बीकानेर से, तरुण सत्संगी है सिल्क रूट से, वीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी से, और साथ ही अखिलेश जैन हैं टेक्निकल IQ से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत गोल्ड से करेंगे, क्योंकि गोल्ड लगातार नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। 72,678 रुपए का नया हाई MCX पर और $2,400 के पार कॉमेक्स पर गोल्ड फ्यूचर निकल चुका है। गोल्ड के अब जितने भी ट्रेडिशनल्स फंडामेंटल्स होते हैं, जो गोल्ड के लिए पहले काम करते थे, या हमारे एक्सपर्ट्स या देश के दुनिया के जितने भी एक्सपर्ट्स जिन फंडामेंटल से जोड़ के गोल्ड के भाव बताते थे, वो फंडामेंटल्स आजकल चल नहीं रहे हैं। डॉलर बॉन्ड यील्ड, वहाँ पे कोई नरमी नहीं है, फिर भी सोना तेज होता जा रहा है, डॉलर भी मजबूत हो रहा है, बॉन्ड भी मजबूत हो रहा है। आमतौर पे स्टॉक मार्केट पे, इक्विटी मार्केट में जब बिकवाली आती है तो वो पैसा शिफ्ट होकर रीबैलेंसिंग के तौर पर एसेट रीएलोकेट होता है और गोल्ड में पैसा लगता है। लेकिन अभी ऐसा वो भी नहीं हो रहा है। ज़्यादातर इक्विटी मार्केट रिकॉर्ड हाई के आसपास है। भले ही एक दिन की बिकवाली आप छोड़ दें तो रिकॉर्ड हाई के बेहद करीबी है। ब्याज दरों को लेकर जो उल्टी विपरीत चाल, इन्वर्स रिलेशन की बातचीत होती है, यूएस फेड से पिछले साल तक 2024 के लिए ब्याज दरें घटने का जो आउटलुक था वो 1.5% से 1.6% तक था। यानी 4 ब्याज दरें घटने की संभावना थी, जो घटकर अब 3 से घटकर अब 2 पर आ गई है। जून में जो कटौती थी वो भी अब खत्म होती दिख रही है। जुलाई और उसके आगे की अब बात होने लगी है। तो ये भी काम नहीं कर रहा है। गोल्ड ETF की डिमांड देखे, फिजिकल डिमांड चाहे US यूरोप को देखे, वहां पर नहीं है। भारत में फिजिकल डिमांड पूरी तरह से गायब है। जितने भी स्टोर्स हैं खाली पड़े हुए हैं। ये मैं फिजिकली खुद जाके उन स्टोर्स का जायजा लिया था, ये बात मैं बता रहा हूँ। सेंट्रल बैंक्स को लेकर लोग कह रहे हैं कि सेंट्रल बैंक की खरीदारी हो रही है, लेकिन वो इतनी खरीदारी है क्या जो बाजार को इतना ऊपर ले जाए? अब सवाल है, क्या ये मोमेंटम ट्रेडर्स हैं जो बाजार को इतना ऊपर लेकर जा रहे हैं? स्पेकुलेटर्स हैं वो लेकर जा रहे हैं, हेजर्स हैं वो लेकर जा रहे हैं? अब इतनी तेजी के बाद सावधानी तो बरतनी होगी, क्योंकि जिस तेजी से अगर कोई भी एसेट्स ऊपर जाता है तो गिरावट की संभावना भी उतनी तेजी से बनती है। सबसे पहले अखिलेश जी, आप बताइए, आप तेजी का व्यू लगातार यहां पर दे रहे थे, क्या लग रहा है, कौन खरीद रहा है इस रिकॉर्ड लेवल पे सोने को? नमस्कार विष्णु मोहन जी। देखिए, कमोडिटीज एक ऐसा असेट क्लास है, इट इज नॉट जस्ट लाइक इक्विटीज। इसकी जो डिमांड सप्लाई है उसके स्टैटिक्स को एक प्रॉपर ढंग से पता करना और हर डॉट को एक दूसरे से कनेक्ट करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो मुझे लगता है कि अभी स्टिल मैं सेम व्यू पे ही अड़ा हुआ हूँ। जैसे चार्ट स्ट्रक्चर्स आप देखेंगे, 4 साल से मैंने कहा था कि 4 साल के एक ब्रेकआउट लेने के बाद एक गोल्ड ने रैली किया है, और जिसका जो मिनिमम टारगेट जो लग रहा था वो $2,500 के आसपास लग रहा था। तो वैसे ही गोल्ड के भाव ने यहाँ पे ट्रैवल किया है। साथ साथ जो भी फंडामेंटल है, स्पेशली जो मिडिल ईस्ट के अंदर रिस्क कंसर्न चल रहा है, जो रिस्क प्रीमियम है, वो सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है वेट कर रहा है गोल्ड के अंदर, क्योंकि यहाँ पे बीच बीच में शांति की बातें आती है और फिर वहां पे वापस से कुछ इस तरह का टेंशन इनबिल्ट होता है। तो ट्रेडर या इन्वेस्टर कम्युनिटी यही चाहती है कि जो ये इश्यूज आ रहे हैं उसको थोड़ा सा सेफ प्ले किया जाए और वहां पे गोल्ड की बाइंग की जाए। दूसरी एक जो सबसे बड़ी मेजर आप इशू देखेंगे, जो मे बी बोला नहीं जाता, कि जो डेथ है अक्रॉस द ग्लोब, स्पेशली यूएस के अंदर, वहां पे आप देखेंगे तो जीडीपी का 130% है। तो ये डेथ जो है ये बहुत ज्यादा क्रूशियल चीज है, और इसको प्रोटेक्ट के, इसको हेज करने के कंसर्न में भी गोल्ड और स्पेशली प्रीशियस की बाइंग होती है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड, अगर नंबर्स पे बात किया जाए तो अभी भी तेज है। MCX की बात करें तो 71,150 एक बेस बना हुआ है। वहीं कॉमेक्स के अंदर मुझे लगता है 2310, 2350 ये बेस लेवल रहेंगे और यहाँ पे तेजी जारी रहेगी। हालांकि जिस हिसाब का बिहेवियर हम 2-3 दिन से देख रहे हैं कि गोल्ड गैप अप कर रहा है, तो वैसे ही मैं ये बोलना चाहूंगा कि ओवरनाइट अपनी पोजीशंस को होल्ड नहीं करें। कॉमेक्स लेवल 2390, अगर 2390 के ऊपर आज क्लोज करता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अगेन एक गैप अप की संभावना है, और भाव 2465-66 तक हम जरूर देखेंगे यहाँ पे जल्दी, और स्पेशली अगले वीक की। तो यहाँ पे सेल करके तो काम नहीं करे, ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से कर रहे हैं, थोड़ा बहुत छोटा मोटा स्टॉप लॉस लगा के, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इट्स अ बाय ऑन डिप्स कमोडिटी स्टिल। तो मैं बुलिश ही हूँ और तेजी ही करना चाहिए इसके अंदर। ओके, तेजी करना चाहिए। टेक्निकल आपको लग रहा है सर, आप
यहाँ पर जियोपॉलिटिकल की बातचीत कर रहे थे। जिस दिन हमास ने 7,000 मिसाइल्स यहाँ पर दागे थे इजराइल पे, क्या उससे ज्यादा तनाव जियोपॉलिटिकल है अभी? जी देखिए, इस तरह से ये एकदम सारी जो सर्कमस्टेंसेस होती है एक साथ डेवलप होती है। आप जब भी कोई क्राइसिस के टाइम पे या बहुत बड़े तेजी का सिनेरियो देखेंगे तो वो छोटी-छोटी चीजें एक साथ एक्यूमुलेट होती है और फिर एक रन अप लिया जाता है। तो अभी ये जितने भी सिनेरियोस डेवलप है एक साथ ही रन अप है, चाहे वो इंटरेस्ट रेट्स की बात हो, चाहे इस तरह का अभी मिडल ईस्ट की टेंशन की बात है, सेंट्रल बैंक्स की बाइंग की बात हो, टेक्निकल ब्रेकआउट्स हो, तो सारे फैक्टर एक साथ फैक्टर इन हो रहे हैं। और आजकल जिस तरह से मूवमेंट होता है तो वो एक सिंगल रन अप में ही मोटा-मोटी कमोडिटीज इस तरह से या कोई भी एसेट क्लास है पूरा कर लेती है। तो बीच में वो कुशन नहीं देती। एक तरह का ये फियर प्रीमियम है, लोग ट्रैप्ड है इसके अंदर अभी सेलर, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से बिकवाली तो करना ही नहीं चाहिए। जी। कल ही तो कम से कम नहीं करना चाहिए आपको। शॉर्ट टर्म में जरूर तेजी दिख रही है, लेकिन आप अगर मीडियम टर्म और आगे का अगर सोच रहे हैं तो आपके लिए रिस्क है। भूपेश जी, आप बताइए, आप कैसे लिंक कर रहे हैं इस तेजी को? जी नमस्कार सर। मैं सिर्फ टेक्निकल की बात करूंगा। मुझे लगता है कि टेक्निकल में जब भी मार्केट कोई भी ऑल टाइम हाई के ऊपर चलता है तो मार्केट इसी तरीके से रैली करता है। पिछले 15-16 साल में इस तरीके की रैली काफी अधिक देखी है मैंने बहुत सारे कमोडिटी मार्केट में, चाहे वो पिछले बार का ब्रेकआउट गोल्ड में ही हो, चाहे सिल्वर में हो, चाहे मैंथा ऑयल में हो, चाहे ग्वार सीड में हो, बहुत सारी ऐसी, चाहे रिसेंट पास्ट में देखा जाए तो जीरे में हो। इस तरीके की रैलीज है ना अक्सर देखने को मिलती है, क्योंकि टेक्निकल्स में कहा जाता है कि स्काई इज द लिमिट। तो यहाँ पर अभी मार्केट खुले आसमान में ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि किसी भी तरीके की शॉर्ट पोजीशन में तो जाना नहीं चाहिए। कोई भी डिप आता है तो वहां पर खरीदारी करके व्यापार करें। खाली भाव देखकर बिकवाली करना तो मुझे उचित नहीं लगता। तो हाल फिलहाल मेरा विचार गोल्ड में हाईली बुलिश ही रहेगा। हो सकता है मार्केट एक गैप के साथ खुला है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, तो यहाँ पर कोई भी गिरावट आती है तो गोल्ड में खरीदारी करके ही व्यापार करना चाहिए। 71,500 के आसपास कहीं भी गोल्ड मिलता है तो खरीदारी की सलाह रहेगी। टेक्निकल ट्रेड है जिसपे जो तेजी कहीं तक भी जा सकती है। जिस तरह के पोजीशंस बने हुए हैं इंटरनेशनल मार्केट में, उसका यहाँ पर असर दिख रहा है और ये तेजी कहीं तक भी जा सकती है। इसको ट्रैक करना, इसको टाइम करना कि कब तक चलेगी, ये काफ़ी मुश्किल है। तरुण जी, आप भी काफ़ी लंबे समय तक नॉन एग्री मार्केट में आपने काम किया, आपका भी अनुभव काफ़ी ज़्यादा है। आप बताइए, इस तेजी में आप क्या सलाह देंगे हमारे ट्रेडर्स को और इन्वेस्टर्स को? Hi, good morning, Vishmohan ji. Thanks for having me on your show. See, ultimately अभी जिस ट्रेजेक्टरी में गोल्ड है, नो डाउट अनचार्टेड टेरिटरी में है, रिकॉर्ड हाई पे प्राइस चल रहे हैं, बट दीज आर द वेरी रिस्की लेवल्स. इन्वेस्टर्स शुड नॉट बी एक्चुअली ट्राई टू एंटर इन दिस मार्केट, क्योंकि आई एम बेसिकली पोजिशनल ट्रेडर. अगर मैं बात करूं तो शायद जैन मंथ वाज द अप्रोप्रिएट मंथ वेयर इन मेरे को इन्वेस्टमेंट करने में कंफर्टेबल था, व्हेन इट वाज अराउंड $2,050, and since then it has popped up more than 20%. एंड अभी आप देखेंगे लास्ट 2 दिन पहले जब यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर बढ़कर आए तो उसके बाद में विद इन आवर और 2,000 रुपए का करेक्शन हुआ, विच इज शोइंग वॉपिंग हाई वॉलेटिलिटी. इन्वेस्टर को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है अगर वो डिप्स में भी बाय करने की कोशिश करें, क्योंकि वी नेवर नो, इट्स अ रन अवे मार्केट. whenever correction will start, we don't know where would be the bottom. So ultimately those who are having position, they should be holding on, and we are expecting this runaway market will take the prices towards 2,500. But new entry and short term entry should not be taken. It's a very high volatility as of now in this counter which we have been witnessing, and I see it will have a either super normal profit or super normal loss. So one should be like wait and watch mode in this counter. काउंटर में आपको वेट एंड वॉच मूड में रखे, अब इंतजार करें। रिस्क आपके लिए ज़्यादा हो गया। हो सकता है कि मोमेंटम ट्रेड के तौर पर आपका पैसा बन जाए, लेकिन आपके लिए रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो जैसा अखिलेश जी भी कह रहे थे, अपने ट्रेड को कैरी नहीं करें। आप इसे रोज जब भी आप अगर ट्रेड करते भी है तो स्टॉप लॉस को फॉलो करें और काटकर पोजीशन काटकर जाए, उसको ओवरनाइट ना लेकर जाए। चलिए अब बात चांदी की करते हैं। अखिलेश जी बताइए, चांदी में 84,000 रुपए पार कर चुकी है, अब क्या लग रहा है टेक्निकली आपको किधर जाती दिख रही है चांदी यहाँ से?
देखिए, जैसा भूपेश जी कह रहे हैं कि टेक्निकल्स में हमेशा एक बेस बनाते हुए चीजें चलती है। हालांकि नीचे से दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट काफी ज्यादा तेजी हो चुकी है, बट मुझे लगता है कि हम बार बार यहाँ पे 81,800-900 के आसपास बेस बनता हुआ देख रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि चांदी अभी रिसेंट टाइम में ये बेस ब्रिज करेगी। तो कोई भी करेक्शन आता है तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह है मेरी। और मुझे लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट 84,700 या 87,000 तक जा सकता है। तो मोटा मोटा 81,800-900 का इस पे सपोर्ट रहेगा। ऊपर मुझे लगता है कि 87,000 के भाव हमको जल्दी देखने को मिलेंगे। तो माय ऑन डिप्स का रिकमेंडेशन है चांदी के अंदर भी। टिप्स के स्टडी के साथ काम करें। आप भूपेश जी बताएं चांदी में क्या करें। जी सर, इंडियन मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो चांदी का बाजार एक नई टेरिटरी में एंटर किया हुआ है। जैसा कि अभी मैंने गोल्ड के विषय में बोला, वैसे ही चांदी के विषय में बोलना चाहूंगा कि चांदी भी एक नई टेरिटरी का बाजार है। अभी हाईवे पर गाड़ी बहुत तेजी से दौड़ रही है, अभी इंस्टेंट इसका टर्न होना मुश्किल है। विदाउट कंसोलिडेशन तो कोई भी बाजार टर्न अराउंड होता ही नहीं। और वहीं बात करूंगा आज के इंट्राडे के सेशन की, तो 82,300 या 83,200 300 के आसपास इसमें खरीदारी करनी चाहिए। 82,900 के स्टॉप लॉस लगाकर 84,000 और 84,500 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। फिलहाल शॉर्ट सेल की कोई सलाह नहीं रहेगी। दूसरा, अगर किसी को पोजीशन कैरी करनी है तो छोटी पोजीशन रिस्क रिवॉर्ड से कैरी कर सकते। ले छोटी पोजीशन ले, स्टॉप लॉस का ध्यान रखें और पोजीशन को कैरी ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मेटल्स की, बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स में भी जबरदस्त तेजी का दौर चल रहा है। करीब 15 महीने की ऊंचाई पर कॉपर है, जिंक 2 साल की ऊंचाई पर है और ये तेजी बढ़ती ही जा रही है। क्या हो रहा है यहाँ पर अखिलेश जी, बेस मेटल्स में क्या हो रहा है और क्या यहाँ पर क्या करना चाहिए, किस तरह से कौशन बरतना चाहिए, आगे किस तरह की राह दिख रही है मेटल्स की? देखिए, यहाँ पे डॉलर इंडेक्स वापस से नीचे एक बार बेस बना के वापस उठता है, देन फिर ऊपर से करेक्शन आते हैं। तो थोड़ा थोड़ा इस तरह का मोमेंटम, थोड़ा सा डॉलर का इम्पैक्ट रहता है मेटल्स पे। बट जिस तरह से चाइना से ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के वापस से नंबर आए हैं और चाइना जिस तरह से पंप अप कर रहा है लिक्विडिटी, तो मुझे लगता है कि अभी मेटल्स के अंदर जो पोजिशनल आउटलुक वो तेजी का ही रहेगा। हालांकि यहाँ पे भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस की लेके आप काम करें। मुझे लगता है कि जिंक अराउंड 242-43 के ऊपर जब तक मेंटेन है, यहाँ पे किसी भी घंटे में बाय करना चाहिए। वहीं कॉपर के अंदर आप नया जो फ्रेश बाइंग है वो 826 रुपए के बंद के ऊपर, या फिर वेट करें थोड़ा सा करेक्शन आने का। वो करेक्शन 781-82 तक भी हो सकता है, जिसका जो मुझे लग रहा है कॉपर का बेस है। तो वहां पर वो एक माइंडसेट बना के आप मेटल को बाय करके काम करें। वहीं एल्यूमिनियम में 222 का मुझे बेस लगता है। प्राइसेस 232 या और हायर लेवल भी दिखा सकते हैं। स्पेशली मैं एल्यूमिनियम के लिए बुलिश हूँ। अगर यहाँ पे 226 के ऊपर हम बंद देखते हैं वीकली, तो यहाँ पे एक नया ब्रेकआउट टेक्निकल्स पे भी नजर आ रहा है। और जिस तरह से थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी को लेकर कंसर्न चल रहा है, तो मुझे लगता है एल्यूमिनियम यहाँ पे लीड कर सकता है 226 की क्लोजिंग के ऊपर। तो एल्यूमिनियम पे स्पेशली आप ध्यान रख सकते हैं जी। एल्युमिनियम पे ध्यान रखना चाहिए यहाँ से, अखिलेश जी को लगता है। भूपेश जी आपको क्या लग रहा है, बेस मेटल्स में अभी भी खरीदारी के मौके हैं या अभी रुकना चाहिए यहाँ से भी अब? जी सर, अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। जिंक में कहीं भी 2 से 3 रुपए का करेक्शन मिलता है तो जिंक में 242 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि 251 और 257 तक के लक्ष्य इसमें संभावित रहेंगे हम से। तो अभी जो करंट भाव है यहाँ से 2-3 रुपए की तेजी और दिख रही है। जिंक में 249 के ऊपर जिंक अब जा चुका है, ये तेजी अब बढ़ती ही जा रही है। चलिए अब बात करते हैं कच्चे तेल की। कच्चे तेल को भी सपोर्ट मिल रहा है। ईरान अब जिस तरह से रिटेलिएटरी एक्शन की बात कर रहा है, उससे तनाव ज़्यादा बढ़ा है। 90 के ऊपर ब्रेंट है। क्या हो रहा है अखिलेश जी, कच्चे तेल में क्या करना चाहिए, आगे क्या लग रहा है क्रूड में अब? देखिए, स्ट्रक्चर वाइज इज वेरी गुड। बीच बीच में यहाँ पर थोड़ा सा ने टूट्स को हटा लिया एंड वॉटेवर, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे करेक्शन आता है, बट अभी भी हालांकि अगेन आई एम टेलिंग कि भाई ये जो मूवमेंट है वो रिस्क रिवॉर्ड के लिए इतना फेवरेबल नहीं है। आई थिंक मैंने आपके शो पे अराउंड 5650 के आसपास से यहाँ पे बॉटमिंग के लिए कहा था, और मुझे कुछ इसी तरह के 7450 तक के लक्ष्य दिख रहे थे उस टाइप भी। तो मुझे लगता है कि अभी भी इसमें थोड़ा बहुत कुशन है ऊपर। आप नाइमेक्स अगर क्रूड के रेफरेंस से ट्रेड लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर 84.84 के ऊपर जब तक भाव बने हुए हैं क्लोजिंग बेसिस पे, तो यहाँ पे बाइंग करके ही काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि 89 तक का इसमें अपसाइड कुशन बचा हुआ है, यानी एमसीएक्स में 7450 तक के भाव आ सकते हैं। आप 7100 का कॉल ऑप्शन भी आप बाय कर सकते हैं फॉर दिस मंथ।
तो बाइंग करके काम करिए $84 84.50 के ऊपर जब तक क्रूड के अंदर क्लोजिंग है। ओके, तो बाइंग करके काम करना है, कॉशन बरतना है। अगर आप ऑप्शंस के साथ जाना चाहें तो ज़्यादा बेहतर है। 7,300 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन भी खरीद सकते हैं। भूपेश जी, आप बताइए आपकी सलाह क्रूड पर। जी, पिछले दिनों के अगर चार्ट के ट्रेंड को देखा जाए तो पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में क्रूड के चार्ट का स्ट्रक्चर काफी कमजोर दिखता है मुझे। तो मुझे ऊपर के भाव में क्रूड में खरीदारी करना समझ नहीं आता। 7,130 के नीचे आज इंट्राडे में जाता है, तो इसमें मेरी बिक वाली की सलाह रहेगी। ऊपर में 7,165 के ऊपर के स्टॉप लॉसेस रहेंगे, 7,090 और 7,050 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे आने वाले समय। ओके, तो ये भी क्रूड को लेकर है। एनजी में बताइए अखिलेश जी, क्या हो रहा है नेचुरल गैस में? ये तो कमजोर दिख रहा है 147 के आसपास। यहाँ किस तरह की चाल दिखेगी? ट्रेडर्स को क्या करें? देखिए, नेचुरल गैस का जो स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा स्क्वीज्ड है। हालांकि टेक्निकल्स पे नीचे की तरफ बॉटम आउट दिख रहा है, बट कहीं ना भी फंडामेंटल यहाँ पे रोल प्ले नहीं कर रहे, थोड़ा सा वार्म वेदर के कारण जो एक्सपेक्टेशंस है। तो मुझे लगता है कि दोनों ही तरह के मूव देखने को मिलेंगे। इंटरडे अगर ट्रेडिंग करना है तो 150 के ऊपर अगर प्राइस मिलते हैं तो वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं 152 के एसएल से। मुझे लगता है 143 के आसपास यहाँ पर लेवल देखने को मिलने चाहिए। बट पोजिशनल ट्रेडर की मेरी रिकमेंडेशन है कि 137 एक बार बेस मानकर पोजिशनली अगर नेचुरल गैस में काम करना है तो बाय ऑन डिप्स का एक माइंडसेट रख सकते हैं। जी, Okay. अभी करंट लेवल के आसपास, करंट लेवल से 2-3 रुपए ऊपर जाए तो आप बेचे, अदरवाइज आप नीचे के लेवल पे खरीद भी सकते हैं। ये अखिलेश जी का भी हुआ है। चलिए, वक्त है ब्रेक की। मसालों में सबसे पहले हल्दी में, जहां पर आज गिरावट ज़्यादा दिख रही है। अप्रैल का वायदा 4% नीचे है और 2.5-3% की गिरावट जून वायदा में भी दिख रही है। क्या हो रहा है हल्दी में? इतनी कमजोरी अचानक से क्यों आ गई? क्या फंडामेंटल्स कुछ बदल गए हैं क्या, तरुण जी? I think fundamentals are very positive for turmeric. Production is बहुत कम है, but we should not be forgetting it's a seasonal commodity. अभी arrivals market में काफी ज्यादा आ रहे हैं, which is weighing on the prices. So short term की बात करते हैं, it could be correct further from here. अगर मैं बात करता हूँ crop year के लिए, तो I think once arrival का pressure over होगा, उसके बाद में we will see इस काउंटर के अंदर further तेजी आएगी। तो भूपेश जी, आप काफी बुलिश थे हल्दी में, आज 4-4% की गिरावट दिख रही है। क्या हो रहा है हल्दी में? जी सर, हल्दी की बात करें तो हल्दी में अभी कुछ दिनों से इसका मोमेंटम नेगेटिव हुआ है। 16,800 के नीचे हल्दी का ट्रेंड थोड़ा सा कमजोर हुआ है। मुझे लगता है कि में अभी एक रेंज बाउंड ट्रेड होता रहेगा 15,700 से लेके 16,800 के बीच में। और नीचे के भाव में कहीं भी हल्दी मिलती है तो मुझे कॉन्ट्रेरी बाय करना समझ आता है। 15,800 से 900 के मध्य हल्दी में खरीदारी करें। 15,500 के नीचे के स्टॉप लॉस लगाएं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में 16,800 और 17,400 के लक्ष्य संभावित हैं। यहाँ से 200-300 रुपए और गिरने दे। 16,100 के आसपास, 16,000 के आसपास भाव है। यहाँ से 200-300 रुपए और नीचे आए तो खरीदे। आप अखिलेश जी हल्दी पर क्या बोलेंगे? देखिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर जो हल्दी का फंडामेंटली इट्स बुलिश और टेक्निकली भी एक बहुत बड़ा पॉज है। अगर चार्ट्स को देखते हैं तो 3-4 महीने से हल्दी ने एक बड़ी टेरिटरी में एक ट्रेड करना स्टार्ट किया है। वो अराउंड 14,500 से लेकर जिसने अपसाइड लेवल्स बनाए थे अराउंड 21,000 के आसपास, तो उस रेंज में ये ट्रेड कर रहा है और वहां पे ही ऊपर नीचे हमको मूवमेंट होता दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि ये कोई भी करेक्शन आता है यहाँ पे अप टू 15,500 15,000 तक, तो वो एक खरीदारी का एक अच्छा मौका होगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर इज वेरी गुड, बट अभी यहाँ पे एक पॉज है। जैसे तरुण जी ने कहा कि यहाँ अराइवल्स के प्रेशर जैसे जैसे कम होते जाएंगे, तो यहाँ से एक वापस से एक अच्छा तेजी देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि उस सिग्निफिकेंट करेक्शन के बाद हम एक बार नए हाइस बनते हुए भी देख सकते हैं। तो डिप्स में बाय कर सकते हैं आप, बट यहाँ पे थोड़ा वेट करना चाहिए। जी, धनिया और जीरा भी कमजोर है। 7,500 रुपए तक अब धनिया का जो मई का वायदा है एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, वो अब आ चुका है। आज यहाँ पर भी नरमी है, लगातार गिरावट दिख रही है। और साथ ही जीरा भी 1% से ज़्यादा कमज़ोर है। जीरा मई वायदा 22,650 के आसपास है। तरुण जी, जीरा और धनिया पर क्या कहेंगे? क्या हो रहा है मार्केट में अब? आई थिंक जीरा का जो बुल रन था वो तो ऑलरेडी 6 महीने पहले ही खत्म हो चुका है। इस बार क्रॉप काफी अच्छा है। बैक टू बैक हमने 2 इयर्स क्रॉप काफी कम देखा था। लास्ट ईयर भी अराउंड 2,50,000 टन्स का क्रॉप था। अभी जो मैंने प्राइमरी सर्वे किया तो उसके बेसिस पर जो हमारे असेसमेंट निकल के आते हैं, क्रॉप शुड बी अराउंड 4,80,000 टन्स, विच इज एक्चुअली गुड इंक्रीमेंट YOY बेसिस। साइमल्टेनियसली एवरेज क्रॉप जीरा का जो होता है
वो 4,50,000 से 5 लाख के आसपास होता है। तो अच्छा फसल है, प्राइजेस के अंदर फर्दर करेक्शन देखने को मिलेंगे। वी वॉन्ट बी सरप्राइज अगर 20,000 के नीचे भी प्राइस चले जाए तो। 20,000 के नीचे भी? और धनिया 7500 के आसपास खरीदारी बनती है कि और नीचे आएगा तरुण जी? I think arrival pressure spices के अंदर एज अ होल देखने को मिल रहा है। दैट इज वन ऑफ द की रीजंस कि टर्मरिक डिस्पाइट द सीजनल बुलिश काउंटर इज करेक्टिंग सेम वे कोरिएंडर के साथ हो रहा है। आई थिंक डिस्पाइट द हायर अराइवल 7,000 के नीचे प्राइस आसानी से नहीं जाएंगे एंड फॉर द कपल ऑफ मंथ्स 8,000 के ऊपर भी सस्टेन नहीं करेंगे। सो इट इज मोर लाइकली टू रिमेन इन द रेंज। 7,000 में बायर अग्रेसिव हो जाएंगे, 8,000 के आसपास मार्केट में अराइवल्स बायर्स थोड़ा शाई रहेंगे और इस रेंज में प्राइस एक्टिविटी होती रहेगी। अब बात करते हैं ग्वार सीड ग्वारगम। पिछले हफ्ते रिकवरी की कोशिश हो रही थी, लेकिन हफ्ते के आखिर में आते आते वो रिकवरी गायब हो गई। आज सीमित दायरे में हल्की तेजी दिख रही है। ग्वार सीड मई वायदा 5,350 के ऊपर और ग्वारगम का मई वायदा 10,575 पर है। भूपेश जी बताएं क्या करें ग्वार में? जी सर, ग्वार सीड में 5,350 के आसपास का ग्वार सीड मई वायदे में खरीदारी करनी चाहिए। 5,310 के नीचे के स्टॉप लॉस रहेंगे। मुझे उम्मीद है 5,410 और 5,430 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे और बाजार एक अच्छे खासे रनअप के बाद एक छोटा करेक्शन यूजुअली लेता ही है। तो ये मुझे लगता है कि बाजार के लिए काफी हेल्दी रहेगा कि मार्केट में करेक्शन। आप सहमत है? आपको भी लग रहा है खरीदना चाहिए अखिलेश जी ग्वार को? सॉरी, ग्वार को खरीदना चाहिए क्या अखिलेश जी, मैं पूछ रहा हूँ हाँ आपसे? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे भूपेश जी ने कहा कि बिकॉज दोनों ही कमोडिटी गम एंड गंवार जो कमोडिटीज है वो एक बार अपना लगती है बेस बना चुकी है। और गंवार गम की बात करें तो 10,100 मुझे लगता है एक अच्छा बेस है। तो यहाँ से कोई भी करेक्शन आता है तो 10,000, 350, 400 एक बहुत अच्छा लेवल होगा। मुझे लगता है कि यहाँ से वापस एक बेस बनना चाहिए और प्राइजेस ऊपर की तरफ रनअप करना चाहिए। वहीं गंवार सीट एक बार 5250 5250 का बेस मानकर आप खरीदारी कर सकते हैं, करंट भाव में कर सकते हैं, थोड़ा करेक्शन आप भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ग्रेजुअली भाव वापस से अपसाइड रैली पकड़ेंगे और 5,500 तक की टेरिटरी यहाँ पे देखने को मिलनी चाहिए। तो बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं दोनों कमोडिटीज के अंदर जी। आपका आउटलुक क्या है ग्वार पर तरुण जी? आई थिंक सीजन एज अ होल हमने देखा इस काउंटर के अंदर परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिली है। 5,000 अच्छा बेस बना है। एट द सेम टाइम हमने देखा है 5,500 5,600 काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहा है एंड डिस्पाइट द मूवमेंट इन द क्रूड ऑयल प्राइसेस ऑन अपसाइड इसके अंदर पार्टिसिपेशन इतना नहीं देखने को मिला है। आई फील नाउ अभी जो मार्केट का फोकस शिफ्ट हो जाएगा प्लांटिंग पर हो जाएगा। कैसा प्लांटिंग हो रहा है, मानसून इस साल नॉर्मल होने वाला है, क्रॉप प्रोग्रेस पे शिफ्ट हो जाएगा। आई डोंट सी मेजर अपसाइड इन दिस काउंटर। प्रॉब्ली जो रेंज में बना हुआ है 5,000 to 5,600 इन दिस रेंज प्राइस एक्टिविटी विल होवर एंड ऑफ लेट जो लॉन्गर व्यू होगा वो तभी क्लियर होगा व्हेन वी विल हैव क्लैरिटी अबाउट द अपकमिंग क्रॉप साइज एंड दैट विल बी क्लियर बाय सितंबर ओनली। कपास पर बताइए क्या रुख है? अब कमजोरी दिख रही है, इंटरनेशनल मार्केट में भी कपास के दाम गिरते जा रहे हैं। तरुण जी क्या हो रहा है? आइस कॉटन देखिए करीब 4% हफ्ते भर में और महीने भर में 13-14% गिर चुका है। क्या यहाँ और गिरावट बाकी है क्या कपास में, कॉटन में? आई थिंक जो आइस के अंदर रैली देखा मैं सरप्राइज था कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है। ग्लोबली हमारा जो क्रॉप बैलेंस शीट है कॉटन का काफी अच्छा है। डिस्पाइट इट प्राइसेस ने 1 ईयर का कंसोलिडेशन ब्रेक किया एंड 103 तक पहुंचा। बट वंस अगेन क्योंकि रैली सपोर्टेड नहीं थी बाय द फंडामेंटल्स प्राइसेस अगेन रिटर्न बैक टू मीन। डोमेस्टिक काउंटर की बात करते हैं 1.5 ईयर्स हमने देखा है 30,000 के ऊपर प्राइस नहीं जा रहे हैं। साइमल्टेनियसली इट इज फाइंडिंग सपोर्ट अराउंड 24,000। सो इन रेंज मार्केट है, वेल सप्लाइड मार्केट है, डोमेस्टिक सप्लाई काफी अच्छी है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें तेजी के कोई चांसेस या ऑड्स बनेंगे एंड अगर होता भी है तो दैट वुड ऑफ लेट रिजल्ट इनटू करेक्शन एंड मेरे को ग्रेजुअली इसके अंदर वीकनेस आते हुए लगता है। एज वी आर एंटरिंग इनटू लीन सीजन बल्क में डिमांड भी नहीं आएगी, बल्क में सप्लाई भी नहीं आएगा। सो लॉट वुड डिपेंड ऑन अपकमिंग क्रॉप लाइक कैसा खरीफ में होता है। बट सप्लाई साइड बैलेंस शीट काफी स्ट्रॉन्ग है। सो देयर इज नो रीजन टू हैव अ रैली इस काउंटर। रैली नहीं दिखती है, हालांकि अगले सीजन में अभी तो वक्त है, लेकिन अभी जो बैलेंस शीट इतनी है कि यहाँ पर तेजी नहीं दिख रही है, सप्लाई इतनी पर्याप्त है कि तेजी नहीं दिख रही। शुक्रिया तरुण जी आपका, अखिलेश जी आपका, भूपेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
मुनाफे की मंडी में इतना ही। आज